सबसे पहले आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महामानव, इस सदी के बहुत बड़े समाज सुधारक, उनके परिनिर्वाण दिवस पर मैं उनको सत सत नमन करता हूं और उनके चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। यहां बैठे बैठे वक्ताओं को सुनते हुए दो बात मेरे जहन में घूमती रही। एक वक्ता आए थे यहीं पे शुरुआत में, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन उनका वक्तव्य रहा यहां कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे समाज से, दलितों के लीडर, दलितों के मसीहा। दूसरी बात जीएम साहब ने कही थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन जो था बचपन से लेके उनके परिनिर्वाण तक संघर्षों से भरा रहा। मैं इन्हीं बातों को लेकर के अपना वक्तव्य आप लोगों के साथ रखूंगा। पहली चीज तो क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा हैं? ये एक ऐसा मिथ है, ये ऐसी भ्रांति है, ये एक ऐसा झूठ है जो उनके खिलाफ फैलाया गया। और उसका कारण ये रहा कि आप पूरे देश में जाएं, देखें पिछले कुछ समय से सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस 2015 के बाद सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, संस्थाएं जो हैं, वो बाबा साहब का जन्मदिन और उनके परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और दुर्भाग्य है कि उन सरकारी संस्थाओं के अंदर भी सिर्फ जो SC ST यूनियंस हैं वो ऑर्गेनाइज करती हैं। उन संस्थाओं के एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ऑर्गेनाइज नहीं करते? क्यों बाहर के जितने सोशल वेलफेयर एसोसिएशंस हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं करते? क्यों कोई ऑफिसर आता है किसी फंक्शन में, वो दिल से नहीं, वो सिर्फ एक मजबूरी से आता है कि एक प्रोटोकॉल है, मुझे वहां फंक्शन में जाना होगा, वो अपनी हाजिरी लगाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा क्यों है? मैं इसी बात पर, इन्हीं चीजों के साथ मैं अपना वक्तव्य आपके साथ रखूंगा। बाबा साहब अंबेडकर दलितों के मसीहा नहीं थे, यह गलत बात है, यह गलत भ्रांति फैलाई गई है। वो इस देश के कर्णधार थे, इस देश के मसीहा थे। वो दलित समाज से थे, दलित घर में पैदा हुए थे, पर काम उन्होंने सारे देश के लिए किया था, हर वर्ग के लिए किया था। ये बात मैं तथ्यों के साथ आपके सामने रखूंगा। और मुझे लगता है कि यहां बैठे हर किसी के पास मोबाइल है, उनके पास इंटरनेट भी होगा। आप अपने मोबाइल से भी मेरे तथ्य को क्रॉस चेक कर सकते हैं। लोग, पहली बात, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो किरदार है, उनको किसी समाज, किसी जाति, किसी धर्म
के साथ अटैच करना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। उनकी बात शुरू करने से पहले या उन तथ्यों को रखने से पहले मैं बाबा साहब के बारे में आपको छोटी सी एक बात बताता हूं कि वो किस किरदार के मालिक थे, किस टाइप का उनका कैरेक्टर था। दुनिया के अंदर जब बाबा साहब पढ़ रहे थे इंग्लैंड में, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ लंदन। वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी और उस पूरी लाइब्रेरी की सारी किताबों को डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ डाला। एक भी किताब ऐसी नहीं थी जो डॉक्टर अंबेडकर ने ना पढ़ी। आज तक दुनिया में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस पूरी लाइब्रेरी की सारी किताबों को पढ़ा है। पहले थे कार्ल मार्क्स और दूसरे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दुनिया में अकेले आज तक जब से वो यूनिवर्सिटी बनी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां से आज तक दुनिया में सिर्फ एक आदमी एक डिग्री हासिल कर पाया, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और वो डिग्री थी डिग्री ऑल साइंसेस। ऐसा नहीं है कि और लोगों ने कोशिश नहीं की उस डिग्री को करने की। बहुत सारे विद्वानों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, बहुत लोगों ने कोशिश की कि वो डिग्री हम भी कर पाए, पर आज तक दुनिया में कोई दूसरा आदमी कर नहीं पाया उस डिग्री को। वो डिग्री हासिल करने वाले दुनिया के एकमात्र आदमी है, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 9 डिग्रियां उनके पास थी, भारत से और दुनिया के अलग अलग देशों से, और टॉप क्लास यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्रियां ली थी। जो डिग्रियों में 8-8 साल लगते थे, मिनिमम 8 साल लगते थे, 2 साल 4 महीनों में उन्होंने वो डिग्रियां 21-21 घंटे पढ़ के क्लियर की। नौ डिग्रियां उनके पास थी, 11 भाषाओं के ऊपर उनकी कमांड थी और 64 सब्जेक्ट, 64 सब्जेक्टों के ऊपर उनकी मास्टरी। आप अगर हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को पढ़ें, जब संविधान बनना था, उस संविधान सभा के जो डिबेट्स हैं वो पढ़ें। अच्छी लाइब्रेरीज में सारी जगह मिलते हैं, लॉ इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में इजीली अवेलेबल, इंटरनेट पे भी अवेलेबल। हमारे पार्टीशन के बाद, भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद 299 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते थे जिन पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक तरफ होते थे और पूरा हाउस एक तरफ होता था, और डिबेट चलता था 5-5 दिन। वो 298 लोग एक तरफ और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक तरफ, और 5वें दिन ये होता था कि जो डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं वो सही है। रीजन भी, उसका क्या कारण था? क्योंकि उनके पास वो तर्क थे, वो लॉजिक था जो शायद दूसरे मेंबर्स के पास नहीं था। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर उस वक्त दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान थे जिनकी सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 बुक्स थी। किसी भी इकलौते इंसान की लाइब्रेरी में आज तक इतनी किताबें नहीं रही। 50,000 लाइब्रेरी हमारे स्टेट की, पंजाब की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी लाइब्रेरी में 50,000 बुक नहीं होती, जो उनकी पर्सनल लाइब्रेरी के अंदर बुक थी। टाइपिंग का उनका रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड था। वो खुद टाइप करते थे, टाइपराइटर थे, बड़े हार्ड टाइपराइटर होते थे। उस टाइम भी उनका टाइपिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अंग्रेज जो अंग्रेजी बोलते थे, जिनकी अपनी मातृभाषा थी, वो डॉक्टर अंबेडकर को वॉकिंग डिक्शनरी कहते थे, और जिस इंग्लिश के शब्द का मीनिंग उनको नहीं आता था, वो डॉक्टर अंबेडकर से पूछते थे कि इसका क्या मीनिंग है।
उस शख्सियत के बारे में जानिए। आप में से कितने परिवार दूसरे स्टेटों से, हिंदी भाषी राज्यों से या दूसरे भाषी राज्यों से यहां आए, पंजाब में पिछले 20-30 साल से हैं? आप कितनी पंजाबी बोल पाते हैं? आप कितनी पंजाबी में बात समझ सकते हैं, पर बोलना बड़ा मुश्किल है। उनका उस टाइम 11 भाषाओं पे पूरा कंट्रोल और आधिपत्य था। ये एक छोटा सा किरदार, वो किस टाइप की शख्सियत के मालिक थे, ये बताने के लिए एक इंट्रोडक्शन। दूसरी बात, एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉइज यहां हैं। मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा क्यों नहीं थे, उसका सबसे बड़ा कारण आपको मैं अभी बताता हूं। यहां जो एम्प्लॉइज है, पहली बात एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जो लोग आज से 20-30 साल पहले, ज्यादातर लोग मुझे बच्चों को छोड़ के उसी उम्र और उसी दौर के लगते हैं जो 50 से 50 प्लस हैं। उस टाइम जो सरकारी नौकरियां लगती थी या नौकरियां मिलती थी, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू आती थी। न्यूज़पेपर आता था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का। वो लोगों को रोजगार देने का जो कंसेप्ट था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कंसेप्ट था। उनके विजन से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्टैब्लिश हुए थे। उसके बाद जो ESI डिस्पेंसरीज हैं एम्प्लॉइज, वो सारा का सारा कंसेप्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का था। हेल्थ सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉई was the brainchild of Dr. B.R. अम्बेडकर। हम जो सैलरियां लेते हैं, हमें DA मिलता है। ये जो DA है, इसका जो रिवीजन का कंसेप्ट है, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का दिया हुआ कंसेप्ट है। हमारा जो हर 10 साल के बाद पे रिवीजन आता है, वो पे रिवीजन जो है, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का दिया हुआ कंसेप्ट है। हमारा जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ब्रेन चाइल्ड है। उनकी एक बुक थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड इट्स सॉल्यूशन। उस बुक में दिया हुआ कंसेप्ट, जिसके बेस पे आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है। इस देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, वो रिजर्व बैंक की पॉलिसीज से है, और वो पॉलिसीज का ग्राउंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का दिमाग। इन चीजों के अलावा इंडिपेंडेंस से पहले आज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो 8 घंटे काम करता है। 9वां घंटा चलता है तो एक्स्ट्रा पैसे की बात आती है। पहले 14 घंटे का काम होता था, उसके बाद वो 12 घंटे हुआ मिनिमम वर्किंग आवर्स, और वो 12 घंटे भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने करवाया था जब वो लेबर मिनिस्टर थे वायसराय की काउंसिल में। और उसके बाद वो 8 घंटे का जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स है एम्प्लॉइज के लिए, वो 8 घंटे का कंसेप्ट भी डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। उससे पहले वो 14 घंटे होता था। जो मिनिमम वेजेस हैं, पहले कास्ट के नाम पे कम वेज मिलते थे। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम दिहाड़ी मिलती थी, उनको तनख्वाह कम मिलती थी। उन दोनों को इक्वल पे जो है वो दिलवाने का काम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का था। उन्होंने उनको इक्वालिटी दिलवाई। चाहे समाज में जितनी भी असमानता व्यापक थी, उन असमानता के आधार पर भी जो पेमेंट थी किसी काम के प्रति, वो भी अलग अलग थी। काम एक ही तरह का करते हो, लेकिन आप किस समाज से हो, किस जाति से हो, किस धर्म से हो, किस जेंडर से हो, उसके आधार पर आपकी पेमेंट डिसाइड की जाती थी। उन सबको इक्वल करवाने का काम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया। जितनी भी
हमारी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम है। एम्प्लॉयज की, खासकर जितने आप यहां काम करते हैं, इस इंस्टीट्यूट के अंदर काम करते हैं, आपके अधिकारीगण ज्यादा बता सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सबकी एक इंश्योरेंस है, आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। एक आपकी पर्सनल इंश्योरेंस है जो आप अपने लेवल पे करवाते हैं। किसी भी एम्प्लॉई की कोई दुर्घटना में कोई भी नुकसान होता है, कोई परमानेंट डैमेज हो जाता है, जान चली जाती है या कोई और नुकसान होता है, उसको उसका इंस्टीट्यूट पैसे देता है, क्योंकि उसकी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ है, जो पहले कभी भी नहीं होता था। यह कंसेप्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का देन है, ताकि एम्प्लॉयज की, उनके परिवार की एक सिक्योरिटी, मिनिमम सिक्योरिटी तय हो जाए। अब इन चीजों के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कोई भेदभाव जाति धर्म के आधार पर नहीं किया था। ये वेलफेयर स्कीम एम्प्लॉयज के लिए थी, ना कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रखी थी। लेकिन मैक्सिमम एम्प्लॉयज ना इस बात को जानते हैं और ना ही इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप अपने इंटरनेट पे इस चीज को चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, इस देश की जो 50% पॉपुलेशन है वो महिलाओं की है। महिलाएं चाहे 100 कार्ड लोअर कम्युनिटीज की हैं या 100 कार्ड अपर कम्युनिटीज की हैं, वो दलित ही हैं। उन महिलाओं का, चाहे वो जिस मर्जी परिवार में है, जितने अमीर घर में है, जितने ऊंची जाति के घर में है या नीची जाति या गरीब घर में, उन सबकी हालत एक जैसी है। वो सोने के गहने पहन करके भी घर की चार दीवारी के अंदर ही बंद रहती है। आजादी के इतने साल बाद उनको आजादी नहीं है, तो उस टाइम तो क्या रही होगी। आप सोचिए, उस 50% पॉपुलेशन के लिए, हर महिला के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि इन महिलाओं को एक फाइनेंशियल सोशल सिक्योरिटी मिले, ताकि ये समाज में अपना गर्दन उठा करके जी सके, अपनी मान सम्मान आबरू के साथ जी सके। महिलाएं घर में क्यों पति की बात सहती हैं, क्यों मार सहती हैं, क्यों भेदभाव सहती हैं? उनको ये पता है कि अगर इसको छोड़ दिया, यही कमाने वाला है, मैं तो बाहर जाकर के कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे पास को फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। यह बात महिलाएं ज्यादा समझ पाएंगी। जो नौकरी करती है, आप उसके साथ बदतमीजी करके दिखाए ना अपने घर में। आपकी वाइफ है, आप उसके साथ गाली गलौज करें, उसके साथ मैन हैंडलिंग करें, उसको मार के दिखाएं। बेटे की बहू आती है, वो नौकरी करती है, उसके साथ करके दिखाएं। वो एक दिन में आपको तारे दिखा देगी। उसका कारण यह है कि उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। वो भी इंसान है, उसको भी जीने का हक है, मान सम्मान के साथ जीने का हक है। और यही कंसेप्ट बाबा साहब ने 1947 में उन सब महिलाओं को दिया था। 2005 में पहली बार महिलाओं को इस आजाद भारत की सरकार ने यह अधिकार दिया कि वो अपने परिवार की ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में एक कोपार्टनर के तौर पे उसका प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर होगा, जितना उसके ब्रदर का है, जितने उसके भाई का बनता है, उतना ही अधिकार उस लड़की का होगा। ये 2005 में दिया सरकार ने। जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये 1947 में दिया था। हिंदू कोड बिल, मोटे तौर पे आपने सुना होगा, ये हिंदू कोड बिल का पार्ट था। महिलाओं को अपनी शादी अपनी मर्जी से करने का अधिकार था। लेकिन महिला किसी आदमी को डिवोर्स नहीं दे सकती। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को यह अधिकार 1947 में दिया था कि कोई महिला किसी भी आदमी को कभी भी डिवोर्स दे सकती थी, उसके ग्राउंड डिफाइन किए थे। लेकिन इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ने वो को हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पास नहीं होगा। इस देश के इकलौते आदमी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, ऐसे पॉलिटिशियन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है
जो किसी बिल को पास ना होने से उनको ये फील हुआ कि मैं एक लॉ मिनिस्टर हूं और मैं महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिलवा सका, तो मुझे नैतिक आधार पे मिनिस्टर रहने का कोई अधिकार नहीं है, और उन्होंने उस मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था। आप इतिहास उठा करके देखें, किसी भी लीडर ने आज तक मोरल ग्राउंड पे कोई रेजिग्नेशन नहीं दिया है। वो सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया था, और उन 50% पॉपुलेशन के लिए, उन महिलाओं के लिए जो दलित समाज से 50% होगी, 50% दूसरी कम्युनिटी से। इसके अलावा चाइल्ड एंड वीमेन वेलफेयर जो एसोसिएशंस हैं, फंड्स हैं या पॉलिसीज हैं, उनका कंसेप्ट जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का दिया हुआ है। आजादी से पहले एक आदमी 10 वाइफें रखता था। कोई राजा है, उसकी 365 रानियां थी, कोई देवता है, उसकी पता नहीं हजारों रानियां थी। लेकिन किसी लेडी के इतिहास में आप देखो, 2-4 एग्जाम्पल को छोड़ के कभी आपने सुना कि किसी एक लेडी के 10-10 पति या 50 पति थे? उसका कारण कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी लेडीज को यह अधिकार नहीं देती। ये सब जो चीजें थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बंद करवाई थी आफ्टर 1947 कि कोई आदमी जो है वो सिर्फ एक शादी कर सकता है, किसी की भावना से खिलवाड़ नहीं कर सकता, या अपने मेल होने का नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। ये वो चीजें थी जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महिलाओं की। उसके बाद हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, नेट पे एक ही सेंसस अवेलेबल है, एग्रीकल्चर सेंसस ऑफ इंडिया 1990-91 अवेलेबल है। उस सेंसस के हिसाब से आप देखोगे, और ये 1947 में तो और बुरी हालत थी इस सेंसस की। उस सेंसस के हिसाब से जो शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं उनके पास 0.98%, मतलब 1% भी टोटल एग्रीकल्चर लैंड की होल्डिंग नहीं थी शेड्यूल्ड कास्ट के पास 1990-91 तक, जबकि उनकी टोटल पॉपुलेशन थी 16.6%। 16.6% उनकी टोटल पॉपुलेशन थी, और उनके पास एग्रीकल्चर लैंड कितनी थी? 1% से भी कम, 0.98%। दूसरी तरफ जो ट्राइबल लोग थे उनके पास लैंड होल्डिंग थी 2.25%, 2.25%। उनकी टोटल पॉपुलेशन थी 8.68%। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि उनकी टोटल देश की पॉपुलेशन में 25% से ज्यादा 25.2% टोटल पॉपुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की थी टोटल देश की पॉपुलेशन में, और उनके पास एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग कितनी थी? कितनी थी? 3 I think 3.35% almost, means even less than 3.5% it was। 3.5% भी टोटल लैंड होल्डिंग नहीं थी, जबकि उनकी टोटल पॉपुलेशन थी 25% से भी ज्यादा, और 96.77% जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड थी इस देश की वो नॉन शेड्यूल्ड कास्ट और नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के पास थी। उन फार्मर्स के लिए जितना भी इस देश के अंदर आज भी जो इरिगेशन सिस्टम है, जो एग्रीकल्चर, जो खेतों को जो पानी लगता है, जो सरकारी पानी आता है, वो नहरों का, किस नहर का पानी का कैसा डिवीजन होगा, किस आदमी को कितने घंटे मिलेगा, किस तरह से आप खेतों में पानी पहुंचाओगे, वो सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो दैट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
और स्टिल वो सेम ही फॉलो किया जाता है। वही कंसेप्ट आज तक है। इन 60, 70, 75 सालों में कुछ नहीं बदला। ये जो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी हम लेते हैं, ये ग्रिड सिस्टम से आती है। ये ग्रिड सिस्टम जो कंसेप्ट था, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कंसेप्ट था। हीराकुंड डैम, सोनार वैली, दामोदर वैली, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कंसेप्ट थे। उन्होंने कहा कि यहां पानी स्टोर करो, डैम बनाओ। वो दो तरीके से काम आएंगे। एक तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, दूसरा हम जितने जगह में पानी की जरूरत है फसलों के लिए, खेती के लिए, हम वहां पे पानी भिजवाएंगे। He was an agriculture minister. He did everything even during British time. He started doing it in British time. जब वो वायसराय की काउंसिल के मिनिस्टर थे, उसी टाइम से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि ये सारा का सारा डिवीजन ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पज एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो ग्रिड सिस्टम और वो पानी का जो सिस्टम था डिवीजन का, वो आज भी हमारे देश में सेम तरीके से फॉलो किया जाता है। ये चीजें डॉक्टर अंबेडकर ने किसी शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं की थी, ना ही किसी शेड्यूल ट्राइब के लिए की थी। ये उन जमींदारों के लिए की थी जिनके पास बड़ी लैंड होल्डिंग थी, और लैंड होल्डिंग थी 96% लोगों के लिए। लेकिन इस कंसेप्ट को ना शायद उन लोगों को पता नहीं है या वो जानना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, इस देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जैसे मैंने कहा कि एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी आरबीआई कंसेप्ट तो दिया ही था, उसके साथ साथ एग्रेरियन पॉलिसी जो है आरबीआई की, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पॉलिसीज के बेस पे है, डेवलप की गई है आज भी। और उसका मैं आपको एग्जांपल दूं, वो कितनी स्ट्रांग है आप समझ सकते हैं। जब वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उस टाइम उन्होंने पोखरण में एक एटम बम का परीक्षण किया था, और उस एटम बम के टेस्ट के बाद वर्ल्ड पावर ने, यूएन ने भी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन सारी कंट्रीज ने मिलकर यूएन के साथ हमारे पर सैंक्शन, फाइनेंशियल सैंक्शन लगा दी, हमें डराने के लिए, दबाने के लिए कि हम दोबारा से कोई भी न्यूक्लियर पावर का टेस्ट ना करें, या सजा देने के लिए। हमारी एग्रेरियन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग थी, आरबीआई की पॉलिसी जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन है, वो इतनी स्ट्रांग थी कि वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी उस टाइम डाउन होगी, गिर गई थी। सिर्फ इंडियन इकोनॉमी थी जो ग्रो करती रही। दुनिया के अंदर एक ऐसा कंट्री जिसके ऊपर सैंक्शंस हैं, पाबंदियां लगी हैं, आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप चीजें नहीं मंगवा सकते, आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी आपकी इकोनॉमी बढ़ती है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरती है। आप सोच सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग रही होगी। ये कंसेप्ट और ये चीजें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की गई। दूसरी चीज, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगता है। किसी वक्ता ने भी कहा था कि रिजर्वेशन बाबा साहब ने दी। बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट दिया था, पहली बात तो वो कोई नया कंसेप्ट नहीं था, ना इस देश के लिए था, ना दुनिया के लिए था। दुनिया में रिजर्वेशन सिर्फ इंडिया में नहीं है, वो बहुत सारे देशों में है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात पे रखूंगा। एक बार मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोस्टन में जाना था, अमेरिका के अंदर। मेरे किसी दोस्त को पता लगा, वो अमेरिका में रहता था। उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आ तो रहे हो, पर रात को मेरी एडवाइस है कि रात को अकेले कहीं मत जाना। मैंने कहा भाई ऐसा क्या है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? वो कहता कि यहां ब्लैक्स का आतंक बहुत है, लूटमार करेंगे, आप अगर विरोध करोगे तो जान से भी मार देंगे अगर अकेले हुए तो। मैंने कहा भी ऐसी स्थिति क्यों है?
ऐसी क्या प्रॉब्लम है? जब रिसर्च की तो पता लगा कि वही स्थिति जो यहां दलितों के साथ थी। उनके रहने के लिए एक तरफ मकान, उनके काम करने के लिए अलग एरिया, उनके इवन चलने के लिए सड़कें, रोड अलग थे, रास्ते भी अलग थे। उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता था, तो भूखा मरता क्या ना करता। उन्होंने सोचा लूट मार करके जियो, और वही हुआ। और आज अमेरिका जैसी सो कॉल्ड पावरफुल कंट्री एक थ्रेट में जीती है, उनके लोग थ्रेट में जीते हैं कि वो अकेले बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी पॉलिसीज गल रही, वो इक्वालिटी की बात नहीं कर पाए, वो उस इक्वालिटी के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। ये स्थिति यहां भी पैदा हो सकती थी, ये हालात यहां भी हो सकते थे। दूसरी, रिजर्वेशन का कंसेप्ट कहा कि बाबा साहब ने रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट को दी या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दी। नो, ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन का कंसेप्ट देने का बाबा साहब का सबसे बड़ा रीजन था, कंसेप्ट था इक्वालिटी इन सोसाइटी, समाज के अंदर समानता का अधिकार। वो कोई इकोनॉमिक बेस नहीं था कि कोई ऑफिसर लग जाए, वो पैसा कमाए, अच्छे सूट बूट पहने। नो, ऐसा नहीं था। उसका कंसेप्ट का रीजन था कि समाज में उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले, बराबरी मिले। और जहां तक मैं समझता हूं वो आज भी नहीं आई है, चाहे कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमें हमारी मानसिकता नहीं बदलती है। पैसे से अच्छे कपड़े तो खरीदे जा सकते हैं, अच्छा घर खरीदा जा सकता है, अच्छा खाना खरीदा जा सकता है, पर इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। बाबा साहब उस रिस्पेक्ट की बात करते थे, उस इज्जत की बात करते थे, इसीलिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया था। और दूसरी बात, आज 33% रिजर्वेशन जो विमेन्स का कंसेप्ट है, इस देश में कोई ऐसी जाति नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं जो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लेता। लेकिन हर इंसान ठीकरा सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पे फोड़ता है। अब एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, एक बंदा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में सर्विस लगा होता है, खुद रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके स्टेज से उगाड़ियां देता है रिजर्व वालों को। उसको यह पता ही नहीं है कि मैं खुद रिजर्व कैटेगरी का हूं, या मैंने ये जो जॉब ली है वो रिजर्व कैटेगरी से है। सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो कंसेप्ट है, रूरल एरिया का जो कंसेप्ट है, बिलो पॉवर्टी लाइन का जो कंसेप्ट है, वो किसी कास्ट बेस तो नहीं है, लेकिन वो भी रिजर्वेशन है। कोई ऐसी जाति, ऐसा कोई धर्म, ऐसा कोई जेंडर इस देश में नहीं है जो एक और दूसरे तरीके से रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लेते। बाबा साहब ने किसी एक को रिजर्वेशन नहीं दी थी, हर नीडी को, हर धर्म को। वहां मुस्लिम्स का भी था, वहां पारसी का भी था, वहां एंग्लो इंडियंस का भी था, वहां हिंदुओं का भी था, और बाकी सारी कम्युनिटीज के, क्रिश्चियंस का भी था, सिखों का भी था। उनका तरीका अलग हो सकता है, कोई माइनॉरिटी के नाम पे है, कोई मेजोरिटी के नाम पे है, कोई धर्म के नाम पे है, कोई जाति के नाम पे। यह बेनिफिट सबको मिला। उसके बाद जो और बड़ा एलिगेशन आता है जनरली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे, वो आता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस देश की फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में कोई योगदान नहीं दिया। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं। मेरा यह मानना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अगर ना होते तो यह देश 1947 में भी आजाद नहीं हुआ था। इस बात को मैं साबित करूंगा तथ्यों के साथ। पहली बात, 1857 के बाद इस देश में जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट स्टार्ट हुई, आजादी की लड़ाइयां स्टार्ट हुई धीरे धीरे। 1857 की लड़ाई जो आजादी की लड़ाई नहीं थी, लेकिन हमारे हिस्टोरियन ने उसको आजादी की लड़ाई बना दिया। उसका रीजन कुछ और था, विद्रोह हुआ, उस विद्रोह में ये बातें स्टार्ट हुई। उसके बाद धीरे धीरे, और 1900 के बाद ये जो फ्रीडम की जो लड़ाई है वो ज्यादा तेजी से स्टार्ट हुई। उस दौरान इस देश में 3 तरह के कैंप जो थे वो फ्रीडम स्ट्रगल
मूवमेंट में काम कर रहे या आजादी के आंदोलन चला रहे। एक कैंप था स्वर्ण जातियों का, जिसके लीडर महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जी। एक कैंप था मुस्लिम कैंप, जिसके लीडर मोहम्मद अली जिन्ना थे, और एक कैंप था अछूत या दलितों का कैंप, जिसके लीडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतने बड़े पढ़े लिखे इंसान, उनको उनका किसी भी एजुकेशन को शो करने का तरीका डिफरेंट था। उनका तरीका कैसा था? 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया कि फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ज्यादा चल रही थी, हर रोज कोई ना कोई पंगे होते थे, गवर्नमेंट बड़ी परेशान थी, इतना बड़ा देश था, कंट्रोल हर चीज पे नहीं कर पा रहे। वो बैलेंस करना चाहते थे कि इंडियन पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में ऐसा बैलेंस हो कि ये हादसे ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट को फाइनेंशियल लॉस होता था। फिर गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट मिशन 1946 में इंडिया में भेजा, और वो गवर्नमेंट मिशन आया इस वजह से कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जो इंडिया की पावर है, जो राज है, उसको इंडियन पॉलिटिशियंस को हम कैसे ट्रांसफर करें, उसका मॉड्यूल, उसका तरीका डेवलप करने के लिए उन्होंने ये कमीशन भेजा। और उस कमीशन के बेस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, संविधान सभा का कंसेप्ट आया कि आप अपना एक संविधान बनाएं। ये बात उन्होंने 1919 से पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कही थी कि उनका ये मानना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कि आजादी तो आप लोग मांग रहे हैं, हम आजाद भी कर देंगे, लेकिन आपके यहां तो इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी है समाज के अंदर, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, एरिया के आधार पे। अगर आप लोगों को ऐसे आजाद कर दिया तो आप लोग एक दूसरे को काट मार के सब खत्म कर दोगे, जंगल राज हो जाएगा, जो गरीब है वो सब खत्म हो जाएंगे, हम आपको इस तरीके से आजाद नहीं कर सकते। और इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण था हाउस ऑफ लॉर्ड इंग्लैंड के अंदर एक लॉर्ड बर्किनहेड, जो सेक्रेटरी थे इंडियन स्टेट अफेयर्स के हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि इंडियन जो लोग हैं वो अपना एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं जो वहां रहने वाले सारे धर्मों के लोगों को, सारी जातियों को, सारे एरिया के लोगों को कम से कम एक्सेप्टेबल हो, ताकि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, इस देश की एकता और अखंडता को बनाया जा सके। हम तभी इस देश को आजाद करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और उस स्टेटमेंट का जवाब देने के लिए हमारे मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, वो एक बैरिस्टर थे और कांग्रेस के एक लीडर थे। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिसको हम कहते हैं नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, 1928 में। और उन्होंने वो कहा कि ये लो जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमें आजाद करो अंग्रेजों को। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना भी इस देश के बहुत बड़े बैरिस्टर थे और मुस्लिम लीग के लीडर थे। उन्होंने वही उस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया कि ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ हिंदुओं के लिए बनाई गई है और मुसलमानों के खिलाफ है, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अंग्रेजों ने इसी बात पे कि भाई आपके देश के एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो इससे नाखुश है, ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता, उसको रिजेक्ट कर। उसके बाद 1940 तक कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दे जो इस देश के सारे लोगों को एक्सेप्टेबल होता, सारी लीडर्स को, सारी पार्टियों को एक्सेप्टेबल होता। डॉक्टर अंबेडकर जो थे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनी, उसमें डॉक्टर अंबेडकर बांग्लादेश से जीत करके यहां आए। वो बांग्लादेश का हिस्सा पहले भारत में था, बाद में वो उधर पार्टीशन के बाद वहां भेज दिया गया। जब वो
बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे संविधान सभा के मेंबर बने आए, उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा थी, उन्होंने अपनी एक रिसर्च कमेटी बनाई कि दुनिया के जितने भी अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जो माहिर लोग हैं संविधानों के, चाहे वो अमेरिका था, वो इंग्लैंड था या कोई और कंट्री था, उन सारे देशों में एक्सपर्ट्स की एडवाइस लो कि हम एक दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना सकते हैं। उस कमेटी ने उस समय दुनिया के बहुत बड़े नामी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, प्रोफेसर डॉक्टर फिलिप जेनिंग, वो लंदन के। उस कमेटी ने उनसे टाइम लिया और उनसे जाके मिले कि सर आप हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारी मदद करें। प्रोफेसर जेनिंग ने कहा, फिलिप जेनिंग ने, कि आपको मैं एक एडवाइस देता हूं कि अगर आप वास्तव में अपने देश का कोई एक्सेप्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं तो इस दुनिया का जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है उसको मनाओ और उससे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनवाओ, अदरवाइज वो कभी भी नहीं बन पाएगा। उन्होंने कहा वो कौन है? उन्होंने कहा आपके देश में ही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वो कहता मैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट हूं, कोई दूसरे एक्सपर्ट को लोगे वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट हो सकते हैं, कोई ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट होंगे, पर वो आदमी तो सारे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट है। वो अकेला आदमी है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है, हम नहीं कर सकते। हम एडवाइस दे सकते हैं, इससे ज्यादा आपकी मदद नहीं कर सकते। उस कमेटी ने ये रिपोर्ट अपने हुक्मरान को बताई कि ये सिचुएशन है। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे और उसके साथ 6 लोगों को और उस हमारी संविधान सभा ने नॉमिनेट किया। फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट वॉल्यूम आते हैं अलग अलग, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 217, वहां पे उस कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे, उनका नाम था टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह स्टेटमेंट दी जब हमारा संविधान अंगीकृत हुआ, अडॉप्ट किया गया। उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर अंबेडकर के आभारी हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 7 लोग मेंबर थे और पूरी सभा को पता है कि 7 लोग थे, जिनमें से डॉक्टर अंबेडकर उसके चेयरमैन थे। और 6 लोग में से एक आदमी की डेथ होगी, एक आदमी अमेरिका चला गया, 2 लोग बुजुर्ग थे, हेल्थ अलाउड नहीं करती थी, और 2 लोग जो थे अपने स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर बिजी रहते थे, वो कभी नहीं मीटिंग में आते थे। मतलब 6 के 6 लोग एब्सेंट थे। अकेला काम किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दिन रात ये रिकॉर्डेड है, डिस्पाइट हिज बैड हेल्थ एंड सोशल एंगेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर अंबेडकर ही वर्क डे एंड नाइट टू ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही इज द ओनली मैन हु ड्राफ्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला 26 नवंबर 1949 को हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। लेकिन उसके बाद भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जो अंग्रेजों के कानून थे, वही हम पे लग रहे थे। ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त 1947 के बाद हम आजाद हो गए तो हमारे देश के कानून लग गए थे हम पे। नो, वही अंग्रेजों के कानून, सेम चीज, सेम रूल लगता रहा। कब तक? जब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया वो इन्फोर्स नहीं हुआ। वो इन्फोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 में।
उसके बाद ये देश पूर्णतः आजाद हुआ था, अदरवाइज नहीं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का कोई योगदान नहीं था। मैं ये कहता हूं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर ना होते तो पता नहीं एक देश कब आजाद होता। जिन लोगों को एक एक्सेप्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में 1928 से 1947 तक का टाइम लगा दिया, वो लोग पता नहीं कितने साल बाद इसको बना पाते या ना बना पाते। डॉक्टर अंबेडकर को किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, इन चीजों के साथ अटैच करना उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। वो इस देश के जो मॉडर्न इंडिया है वो उसके निर्माता थे। वो ऐसे विजनरी थे जो उनकी बनाई पॉलिसीज जो हैं वो इवन की इलेक्शन कमीशन की जो फंक्शनिंग है, हमारी इलेक्शन कमीशन का जो कंसेप्ट है वो डॉक्टर अंबेडकर का था। उनकी जो पावर्स थी वो अंबेडकर डिफाइन की हुई थी कि अगर इस देश में आपको डेमोक्रेसी लेके आनी है, समाजवाद चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, तो आपको डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग करनी होगी। उसके लिए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी, जिसमें से हमारा इलेक्शन कमीशन एक है। यह भी उनका ड्राफ्ट था, ये उनका कंसेप्ट था। सो डॉक्टर अंबेडकर एक इस सदी के ऐसे महान इंसान थे जिन्होंने इस देश की लगभग 75% पॉपुलेशन का भविष्य बदल डाला अपनी एक कलम से, जो हमारे ना लीडर कर पाए, ना हमारे देव देवता कर पाए, ना हमारा कोर्ट कर पाया, ना कोई पावर कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस श्रद्धांजलि सभा के ऑर्गेनाइजर्स को मुझे यहां आप लोगों से रूबरू होने के लिए मौका देने के लिए धन्यवाद देता हूं, और पुनः एक बार फिर बाबा साहब के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।